नमस्कार दोस्तों, आपने अब तक देख चुके हैं कि कैसे मोहम्मद गोरी तेहरान का द्वितीय युद्ध जीतता है पृथ्वीराज चौहान से, और फिर चंदावर का युद्ध जीतता है जयचंद से। उसके बाद अपने गुलाम को यहाँ भारत में राज करने के लिए छोड़ के चला जाता है, और उसके बाद उनका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो राज करता है। उसने गुलाम वंश की स्थापना करी। जब से गुलाम वंश की स्थापना हुई तब से ही दिल्ली सल्तनत का माना जाता है, जब 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई। हम देखेंगे गुलाम वंश में कौन कौन शासक हुए और पूरे दिल्ली सल्तनत काल में किन किन वंशों ने शासन किया है। पहले हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल में किस किस वंश ने शासन किया है, उसके बाद प्रत्येक का कौन कौन से शासकों ने राज किया, ऐसे बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बताते हैं कि किन वंशों ने राज किया है 1206 से लेकर 1526 तक। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत सिंपल एक फॉर्मूला बनाया हुआ हमने, जिससे आपको पूरे याद हो जाएंगे। जो हमने दिल्ली सल्तनत में किस किस वंश ने शासन किया, उसका जो फॉर्मूला बना रखा है, बिल्कुल आसान फॉर्मूला जो एक बार में आपको याद हो जाएगा। हमने फॉर्मूला बना रखा है, एक स्लोगन बना रखा है, गुड़ खा तसले में। सब जानते होंगे गुड़ खा तसले में। गुड़ से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, तय से तुगलक वंश, से सैयद वंश, ले से लोधी वंश। यहां तक होता है दिल्ली सल्तनत। इन 5 वंशों ने शासन किया है दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद मैं से हमने मुगल आ जाएंगे बाद में हमारे, जब 1526 में बाबर पहला पानीपत का युद्ध जीत जाता है इब्राहिम लोधी से। तो अब हम पहला अगर दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे तो सबसे पहले गुलाम वंश को पढ़ेंगे। गुलाम वंश में किन किन शासकों ने शासन किया, कौन शासक ने क्या काम किया, एक एक चीज हम पढ़ लेंगे ताकि किसी भी एग्जाम में कुछ छूटे नहीं। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश में टोटल 11 शासकों ने शासन किया। टोटल गुलाम वंश में 11 शासकों ने 11 शासकों ने शासन किया। उसमें आपको मैं प्रत्येक को सीरियल वाइज और डेट वाइज कब से कब किसका शासन रहा ये भी बताता हूँ। सबसे पहले जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम था मोहम्मद गोरी का। उसने गुलाम वंश की स्थापना करी। 1206 से 1210 तक इसका शासन रहा, और 1210 में 1210 में इसकी डेथ हो जाती है पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। उसके बाद इसका लड़का आराम शाह, नाम से ही आराम शाह, तो वो शासन किया, उसने किया शासन। उसको इल्तुतमिश ने हटा दिया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद था। उसने 1211 पे गद्दी पे बैठा और 1236 तक इल्तुतमिश का शासन रहा। उसके बाद इल्तुतमिश के मरने के बाद कुछ समय के लिए रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठा, लगभग 2-3 महीने के लिए बैठा था। उसके बाद रजिया सुल्तान, जो पहली भारत की महिला शासिका रही, रजिया सुल्तान, वो गद्दी पे बैठी है। बहुत इंपॉर्टेंट है रजिया सुल्तान का पार्ट। ये 1236 में गद्दी पर बैठी और 1240 तक लगभग 4 साल तक इसने शासन किया। उसके बाद इसका भाई बहराम शाह, उसको गद्दी पर बिठाया गया। ये भी एक अयोग्य शासक था, कोई ज्यादा वो नहीं था। इसको गद्दी पर बिठाया गया और इसने लगभग 2 साल तक भारत की गद्दी पर शासन किया। जैसे आप अब तक देख लीजिए, 7वां शासक हुआ अलाउद्दीन महमूद शाह। इसने 4 साल शासन किया, 1242 से लेकर 1246 तक 4 साल शासन किया। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद शाह, इसने 20 साल शासन किया, 1406 से लेकर 66 तक, 1246 से 1266 तक इसने शासन किया। ये एकमात्र ऐसा शासक था जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। टोपी सिलकर, पूछ ले किसी को कि दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा ऐसा शासक था जो टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था, वो था नसीरुद्दीन महमूद शाह। इसको बलबन ने गद्दी पर बिठाया था। अब इसके बाद गयासुद्दीन बलबन, इसके हटने के बाद 1266 में से 1286 20 साल ही इसने शासन किया, 1266 से लेकर 1286 तक। उसके बाद मुइजुद्दीन मोहम्मद केकुबाद, इसने 4 साल शासन किया, 1286 से लेकर 1290, 1286 से
1290। और जो अंतिम शासक हुआ क्यूमर्स, ये अंतिम शासन इसने 2-3 महीने ही शासन किया था 1290 में, और ये हट गया था। इसी के साथ गुलाम वंश समाप्त हो गया था। और इसमें इन शासकों ने अब क्या क्या किया, कौन कौन सी चीज बनवाई है, क्या किया है, वो अभी आपको डिटेल वाइज समझाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना करी। सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना करी इन्होंने 1206 में। जून 1206 में लाहौर में राज्य अभिषेक करवाया और लाहौर को ही अपनी राजधानी बनवाया। राजधानी कहाँ है? राजधानी लाहौर। राजधानी लाहौर बनाए। तुर्क जनजाति से था ये, तुर्क जनजाति का गुलाम था। सबसे खास बात रही इसकी कि इसने पूरे जीवन में आजीवन सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं इसमें, कि जैसे दिल्ली सल्तनत में तमाम जितने भी शासकों ने शासन किया उनको सुल्तान कहा जाएगा, सभी को सुल्तान कहा जाएगा। तो एक सब तुर्क जनजाति से थे और अलग अलग वंश थे, सारे वंश अलग अलग वो थे। उसके बाद आजीवन इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसको 2 उपाधि दी गई है। एक तो कुरान खां की उपाधि इसको इसलिए दी गई है कि जो अपने सुरीली आवाज में इसने कुरान को पढ़ता था, बहुत सुरीली आवाज में कुरान को पढ़ता था, इसलिए इसको कुरान खां की उपाधि धारण की। दूसरी उपाधि दी गई इसको लाख बख्श की। लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान देने वाला। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। और क्यों दी गई? क्योंकि लाखों का दान करने वाला, बहुत ज्यादा दान करने वाला, इसलिए लाख बख्श की उपाधि दी गई इसको। उसके बाद 1208 में इसको गौर शासक, देखो गौर शासक कौन था? गौर का मैंने पहले भी बताया है कि गौर शासक, गौर जहां पे मोहम्मद गौरी शासन करता था, जहां पे मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने इसको दास्ता से मुक्त कर दिया। यानी इनका दास्ता पहले गुलाम था, तो इसको दास्ता से मुक्त करके मुक्ति पत्र दे दिया और ये यहाँ इसको छोड़ दिया। इसने जो निर्माण करवाए हैं वो भी देख लेते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया इसने, जो दिल्ली में स्थित है। इसके बाद कुतुब मीनार की नींव रखवाई इसने और 1 मंजिल बन गई थी इसके शासन के समय। 1 मंजिल कुतुब मीनार का, ये भी आपको सबको पता है कि ये दिल्ली में है और इसके शासन में 1 ही मंजिल बन पाई थी ये। और एक निर्माण कराया है इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, जो है अजमेर में, अजमेर राजस्थान। ये पहले संस्कृत कॉलेज था, इसको तुड़वाकर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई है। बस ये निर्माण इसने करवाए हैं। इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है घोड़े से गिर के चौगान खेलते हुए। ये भी पूछ लेते कि किस दिल्ली सल्तनत के शासक की घोड़े से गिरकर मृत्यु होती है, तो है कुतुबुद्दीन ऐबक खेलते हुए चौगान, ये खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक में एक जो छोटा सा वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रह जाता है, पार्ट रह जाता है, वो है बख्तियार खिलजी का। बख्तियार खिलजी जो इसका सेनापति था, जिसने बिहार और बंगाल पर अटैक किया और बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो नष्ट करने का जो काम किया था, वो बख्तियार खिलजी ने किया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि खिलजी नाम से खिलजी वंश का हम ना समझ ले, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। और इसने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को बिना युद्ध किए ही बंगाल पर शासन जीत लिया था। इन्होंने बंगाल का किला जीत लिया था और लक्ष्मण सेन अपना किला छोड़ के भाग गया था। जब उसे पता चला कि अफगानों ने अटैक कर दिया तो वो भाग गया था लक्ष्मण सेन किला छोड़ के। अगला शासक होता हमारा इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र आराम सा शासन की गद्दी पर बैठता है, तो वो 8 महीने के लिए शासन पर बैठता है, उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल रहा नहीं है इसमें, तो इसलिए उसके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि एक आराम सा उसका लड़का था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश ने
जो काम किया जैसे किया वो देखते हैं। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था, यानी दामाद भी था और गुलाम भी था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो 4 साल ही शासन किया था, उसके बाद उसकी तो मृत्यु हो गई थी, और वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है क्योंकि इसने लंबा शासन किया है। इसने बगदाद के खलीफा से, इसको वैद सुल्तान भी कहा जाता है क्योंकि इसने बगदाद के खलीफा से, जो खलीफा होता था उस वक्त, उससे वैधानिक सुल्तान की उपाधि धारण की थी, उपाधि मिली थी इसको, इसलिए इसको वैद सुल्तान कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला। इल्बरी जनजाति से ये बिलोंग करता था, इल्बरी जनजाति का था ये तुर्क। उसके बाद बगदाद के खलीफा से इसने 1229 में 1229 में वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करी थी सुल्तान की। इसको बगदाद के खलीफा ने सुल्तान आजम की उपाधि दी थी। इक्ता प्रणाली शुरू करी इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली मतलब है कि क्षेत्रों का विभाजन, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में जिलों के आधार पर। इसको क्या, कुतुबुद्दीन की मृत्यु के समय ये बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश। ये तो था इसका परिचय। अब इसके बाद देखते हैं कि इसने क्या क्या किया, क्या निर्माण किया और क्या नहीं किया। इल्तुतमिश ने क्या क्या काम करवाया वो इस प्रकार है। एक तो इसने तुर्कान या चलगानी, जो 40 सरदारों का एक गुट था, वो बनाया इसने, जिससे शासन आसानी से चलाया जाए। एक बार पूरा देख लीजिए आप इसको, फिर मैं एक एक को ब्रीफ कर देता हूं आपको। 40 सरदारों का गुट बनाया है एक तो इसने, जो शासन चला, जैसे कि मंत्रिमंडल होता है उस टाइप का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सिर्फ मैं वही चीज लिख रहा हूं जो आपको एग्जाम में पूछा गया होगा, जो अब तक सबसे ज्यादा बार पूछा गया हो, जो पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर से कुछ आएगा ही नहीं, इसके अलावा कुछ पूछेगा नहीं, कुछ छोड़ूंगा ही नहीं मैं। दूसरा है राजधानी, जो लाहौर राजधानी थी, जो पहले बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर राजधानी बनाई और वहीं पे उसने राज्याभिषेक करवाया था, तो इसने लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, दिल्ली ट्रांसफर कर ली इसने राजधानी। जो इंपॉर्टेंट कि किस शासक ने लाहौर से राजधानी दिल्ली लेके आया। अगला है सल्तनत काल में इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए, जो पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए यहाँ पे सल्तनत काल में। कुतुबुद्दीन ने जो नींव रखी थी कुतुब मीनार की, उसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। उसके समय में सिर्फ 1 मंजिल बनी थी कुतुब मीनार की, उसके बाद 3 मंजिल इसने बनवा के टोटल 4 मंजिल का कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया इसने। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट घटना इसके काल में हुई है कि जो चंगेज खान था, जो भारत के उत्तर पश्चिम जो बॉर्डर था, वहां पर वो आ गया था, उत्तर पश्चिम बॉर्डर पर चंगेज खान। इसके समय में आया था जब चंगेज खान ने वहां पे अटैक किया था उत्तर पश्चिम में, तब दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीपीओ में। उसके बाद चंगेज खान के विरुद्ध मंगबर्नी जो को सहायता देने से इनकार कर दिया था। मंगबर्नी ने इससे हेल्प मांगी थी कि चंगेज खान के खिलाफ मेरे को यहाँ छिपने दे अपने दिल्ली में, तो इसने मना कर दिया था इल्तुतमिश ने कि मैं आपको यहाँ पे नहीं दूंगा जगह अपने यहाँ पे। सिक्कों, पहली बार इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम, जैसे कि कहाँ से प्रिंटेड है, कहाँ से हो, तो वो लिखना शुरू किया इसने, वहां की परंपरा शुरू करी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और चीज रह जाती है वो है टका। टका जो चांदी के सिक्के होते थे उन्हें टका कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से धातु के सिक्कों को टका कहा जाता था, तो आंसर होगा चांदी के सिक्कों को टका कहा जाता, और जीतल कहा जाता था तांबे के सिक्कों को। तो ये चीज ध्यान रखना है कि किस धातु के सिक्कों को टका कहा जाता है और किस धातु के सिक्कों को जीतल कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले जो महत्वपूर्ण शासक हुआ या शासिका हुई वो थी रजिया सुल्तान, जो बहुत महत्वपूर्ण सुल्तान बनी दिल्ली सल्तनत की। इससे पहले 8 महीने के लिए जो इल्तुतमिश का लड़का था रुकनुद्दीन फिरोज, वो एक अयोग्य शासक था, तो उसने 8 महीने तक ही शासन किया। उसके बाद उसको हटा दिया गया और रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया, जो बहुत ही योग्य और पहली महिला शासिका थी
भारत की पहली महिला शासिका या तुर्कों की पहली महिला शासिका। इसने जो इम्पोर्टेंट काम किए वो बहुत ही वो देखने लायक है। समकालीन भारत की पहली महिला शासिका हो गई एक तो, जिसने गद्दी पर बैठी। दूसरी थी राज्य की शक्ति, जो राज्य की शक्ति होती है, उसको इसने सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने की कोशिश करी। सुल्तान के हाथों में सारी शक्ति रहे, ये कोशिश इसने की। और इसने गैर तुर्कों को क्या किया, जो मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, सामंत बनाया। और इस वजह से जो तुर्क थे वो नाराज हो गए, क्योंकि इससे पहले गैर तुर्कों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता था। इसने बल दिया कि जो योग्य होगा वही शासन में आएगा, वही मंत्रिमंडल में शामिल होगा। इस वजह से तुर्क नाराज हो गए इससे। और इसने शादी कर ली अल्तुनिया से इसने विवाह किया, जो बठिंडा का गवर्नर था उस वक्त, उससे इसने शादी कर ली। इससे तुर्क नाराज होने, इसको जो पद से हटाया गया बाद में, उसके पीछे यही कारण थे कि एक तो इसने गैर तुर्कों को सामंत बनाया, दूसरा था इसका कि पर्दा प्रथा त्याग कर ये पुरुषों की तरह रहने लगी, जैसे मुस्लिम पुरुष रहते हैं टोपी लगा के और चोगा पहन के, जिसको काबा कहते हैं। काबा और चोगा एक ही होता है। और टोपी को क्या कहते हैं, कुल्हा। जो टोपी पहनते हैं मुस्लिम, उसको कुल्हा कहा गया। उनको त्याग कर पुरुषों की तरह पहनने लगी, जो पर्दा प्रथा त्याग दी इसने। इसलिए इससे जो तुर्क थे वो नाराज हो गए और इसको सत्ता से हटा दिया गया। इसकी जगह इसके भाई को फिर वापस गद्दी पे बिठाया गया, बहराम शाह को। और 13 अक्टूबर 1240 को जब कैथल आ रही थी, बठिंडा से दिल्ली आ रही थी, तो हरियाणा में जो कैथल जगह है वहां पे इसको पकड़कर डाकू ने मार दिया। जब इसे कहते हैं कि रजिया गुंडों में फंस गई और गुंडों ने इसकी हत्या कर दी 1240 में, 13 अक्टूबर 1240 को। यह था रजिया सुल्तान का इतिहास। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है हम वही बता रहे हैं। रजिया सुल्तान के बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठा बहराम शाह, 1240 से 1242 तक। नाम में ही बहराम शाह है तो वो वैसा ही शासक था जैसा आराम शाह, बिल्कुल अयोग्य शासक था। तुर्कों ने जबरदस्ती रजिया सुल्तान को उठाकर इसको गद्दी पर बिठाया था। उसके बाद इसका शासनकाल में इसको इतना महत्वपूर्ण काम हुए नहीं है, तो उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह बैठा था। और उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1246 से 1242 से 1246 तक गद्दी पर बैठा। ये भी कोई ज्यादा योग्य शासक नहीं था, तो इसको भी हटाकर फिर बलबन ने इसको हटा करके नसरुद्दीन महमूद शाह को गद्दी पर बिठा दिया। नसरुद्दीन महमूद शाह जो ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत काल का, जो टोपी सिलकर अपना कार्य करता था, जीवन यापन टोपी सिलकर जीवन यापन करता था। उसको बलबन ने गद्दी पर बिठा दिया और अपनी बेटी उजैदा का विवाह 1249 में नसरुद्दीन महमूद शाह से कर दिया। इस प्रकार ये बलबन का जवाई हो गया ये। उसके बाद 1266 में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो बलबन खुद गद्दी पर बैठ गया। अब बलबन के बारे में देखते हैं। बलबन एक इल्बरी तुर्क था और ये इल्तुतमिश का गुलाम था। इसके जो इंपॉर्टेंट काम है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, वो है रक्त और लौह की नीति। इसने अपने दुश्मनों के प्रति रक्त और लौह की नीति अपनाई। जो दुश्मन, कोई माफी नहीं, सीधा गर्दन हटा दो, दुश्मन खत्म, कहानी खत्म। इसका बचपन का नाम या वास्तविक नाम था गयासुद्दीन बलबन, जो वास्तविक नाम तो इसका था बहाउद्दीन। इल्बरी तुर्क था, मैं बता चुका हूं। जो इसने इंपॉर्टेंट काम किया वो नौरोज त्योहार मनाने की प्रथा आरंभ की इसने पहली बार सल्तनत काल में। नौरोज यानी ईरानी नववर्ष जो मनाते हैं, हर साल न्यू ईयर मनाते हैं, वैसे ईरानी नववर्ष में मनाते हैं नौरोज त्योहार, वो मनाने की प्रथा आरंभ की इसने। और एक इसने दीवाने अर्ज जो सैन्य विभाग था उसकी स्थापना करी। उसकी स्थापना करके ये इसलिए की कि मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए सेना का विभाग बनाया एक।
इसने मंगोलों से मुकाबला करने के लिए। ये इसके इंपॉर्टेंट काम थे बलबन के। इसके बाद गुलाम वंश का जो इसका पौत्र इसकी बाद गद्दी पर बैठा, 1286 में गद्दी पर बैठा केकुबाद। केकुबाद इसके बाद 1286 में गद्दी पे बैठा, जो बलबन का पौत्र था। और ये 1290 तक, 1286 से 1286 से लेकर 1290 तक गद्दी पर बैठा। और उसके बाद जो इसका जो अंतिम शासन हुआ, ये पूछ लेते हैं, वो इसलिए बता रहा हूं, उसका भी कोई ज्यादा रोल रहा नहीं है, लेकिन अंतिम शासक रहा इसलिए कैमर्स अंतिम शासक रहा गुलाम वंश का। कैमर्स अंतिम शासक रहा गुलाम वंश का। बस यहां गुलाम वंश खत्म हो जाता। इस गुलाम वंश में कुछ भी नहीं बचा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मैंने करवाया है अभी सारा गुलाम वंश, इसके बाहर गुलाम वंश में से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ध्यान से पढ़े और ध्यान से इस वीडियो को देख ले।